बांग्लादेश में सियासी उठापटक के बीच आज अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में आज अंतरिम सरकार अपनी शपथ लेगी। लेकिन नई सरकार ने भारत का सिरदर्द भी बढ़ा दिया है, क्योंकि नई सरकार में जमाते इस्लामी और बीएनपी की बड़ी भूमिका है। जमाते इस्लामी कट्टरपंथी संगठन है, इसलिए नई सरकार में इसके सदस्यों को जगह मिलने से सरकार का झुकाव चीन और पाकिस्तान की तरफ ज्यादा रहेगा। वहीं खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी शुरू से ही भारत विरोधी है, इसलिए अंतरिम सरकार चीन और पाकिस्तान के कहने पर भारत विरोधी कई फैसले ले सकती है। वहीं अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को भी भारत से तमाम शिकायतें और वो बांग्लादेश में लोकतंत्र का दमन करने के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। इसलिए पड़ोसी देश बांग्लादेश में भारत विरोधी सरकार का बनना कहीं न कहीं भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में 15 सदस्य शपथ लेंगे। इनके नाम तो सामने नहीं आए, लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान और चीन के बाद बांग्लादेश बॉर्डर से भी टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि जब बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की सरकार में भूमिका रहेगी तो कहीं न कहीं पाकिस्तान की तरह ही बांग्लादेश बॉर्डर से भी आतंकियों के घुसने का खतरा बढ़ जाएगा। वहीं बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर हमले और बढ़ेंगे और आतंकी अब दो तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर से भारत में घुसने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से भारत को बांग्लादेश बॉर्डर पर भी पाकिस्तान और चीन बॉर्डर की तरह ही सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। अगली खबर का रुख करेंगे और हम आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय से जुड़े तमाम अधिकारी बांग्लादेश को चीन और पाकिस्तान के मुकाबले खतरा नहीं मानते। भारतीय अधिकारियों का ये कहना है कि बांग्लादेश में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार आए, वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखेगी। और जानकार इसके पीछे की ठोस वजह भी बताते हैं। जानकारों का दावा है कि बांग्लादेश गेहूं के लिए पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। प्रतिबंध के बावजूद साल 2022-23 में बांग्लादेश ने सबसे ज्यादा $1.5 अरब का गेहूं भारत से आयात किया था। वहीं $1.12 अरब का चावल भी भारत से खरीदा था। जानकार बताते हैं कि जब भारत ने अंदरूनी कारणों से गेहूं, चावल और प्याज का निर्यात बंद कर दिया था तो बांग्लादेश में इनके दाम काफी बढ़ गए थे। इसलिए बांग्लादेश में भले ही कट्टर विचारधारा वाले लोगों की सरकार हो, लेकिन वो भारत से दुश्मनी रखने से पहले 2 बार सोचेंगे। और सिर्फ गेहूं चावल ही नहीं, कई और मामलों में भी बांग्लादेश और बांग्लादेशी आवाम पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। भारत आज बांग्लादेश की जितनी मदद कर रहा है, उतनी मदद दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता, क्योंकि भारत बांग्लादेश को खाद्य सामान देने के अलावा बिजली, ईंधन और दवाइयों की भी सप्लाई करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल 4.49 लाख बांग्लादेशियों का भारत में इलाज हुआ। इसके अलावा भारत की मदद से निर्मित मैत्री पाइपलाइन बांग्लादेश को डीजल आपूर्ति का एक प्रमुख जरिया है। तो वहाँ की कुल बिजली खपत की तकरीबन 15% बिजली भारत से भेजी जा रही है। इसके अलावा भारत ने पिछले 1 दशक में बांग्लादेश के अलग अलग क्षेत्रों में विकास के लिए $8 अरब की मदद की है। इनमें से कई परियोजनाओं पर काम अभी भी जारी है। इसलिए बांग्लादेश की नई सरकार कहीं न कहीं भारत के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखेगी। वहीं भारत सरकार भी नई सरकार से मंदिरों और अल्पसंख्यकों पर हमले रोकने का दबाव बनाएगी। और जब बांग्लादेश भारत सरकार की शर्तों को मानेगा, तभी दोनों देशों के बीच बातचीत का माहौल बनेगा, जिसकी तस्वीर हमें भविष्य में देखने को मिलेगी। शेख हसीना के बाद अब बांग्लादेश के जज आंदोलनकारी छात्रों के निशाने पर आ गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के जजेस को आखिरी अल्टीमेटम दे डाला है और इसके बाद यहाँ हड़कंप मच गया। और प्रदर्शनकारी छात्रों ने बांग्लादेश के जजों को अल्टीमेटम दिया कि वे आज यानी गुरुवार तक हर हाल में इस्तीफा दे दें। छात्रों की मांग है कि बांग्लादेश के चीफ जस्टिस और दूसरे जज तुरंत अपना इस्तीफा सौंप दें। दरअसल छात्र बांग्लादेश के जजों से इसलिए नाराज हैं क्योंकि हाईकोर्ट ने 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ने वाले सैनिकों के बच्चों को नौकरी में 30% आरक्षण देने का फैसला सुनाया था। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया, लेकिन छात्रों का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ और उन्होंने सभी जजों के इस्तीफे की मांग कर दी। छात्रों के इस अल्टीमेटम के बाद आंदोलन एक बार फिर उग्र होने की आशंका जताई जाने लगी है। वहीं बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद कैदियों की मौज हो गई है। ढाका काशिमपुर जेल की दीवार फांदकर 209 कैदी भाग गए और इनमें से कई कैदी ऐसे हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। लेकिन ये कैदी अब आजाद है। रिपोर्ट के मुताबिक भागदौड़ के बाद गार्ड ने कैदियों को रोकने के लिए गोलियां चलाईं, जिसमें 6 कैदियों की मौत हो गई। मारे गए कैदियों में 3 आतंकवादी भी शामिल हैं। काशिमपुर हाई सिक्योरिटी सेंट्रल जेल के अधिकारियों के मुताबिक कैदी पूरे प्लान के तहत जेल से भागे। पहले कुछ कैदियों ने अपनी रिहाई के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू किया और पुलिस को उलझाया और इसी दौरान जेल की पीछे वाली दीवार पर सीढ़ी लगाकर 209 कैदी फरार हो गए। इन कैदियों के रफू चक्कर होने के बाद भारत में सुरक्षा बढ़ा दी गई, क्योंकि कई कैदी आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं, इसलिए वो भारत पर हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। बांग्लादेश में उपद्रवियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं।
कट्टरपंथियों ने हिंदुओं की दुकान और मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया है। वहीं महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा। इतना ही नहीं, उपद्रवियों ने हिंदुओं के घरों में घुसकर महिलाओं के साथ बलात्कार और गैंगरेप भी किया। আমার মাইয়া গোগা ইজ্জতে আদছে আমার মাইয়া ইস বাড়ি ছাড়া पर घरे আমার জিনিসপত্র টাকা পয়সা ছিল এই আইসগুলো লইয়ে গেছে। महिलाओं ने बताया कि उपद्रवियों के सिर पर खून सवार था। वो उनके पतियों की हत्या करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने सारे गहने और कीमती सामान उपद्रवियों को दे दिया, तब जाकर उनकी जान बची। दास लो हाथे बड़ बड़ আজকে আমার গলায় ধরছে, পাশরে ধরছে, আমি খেয়াইছি। এরপর আবার আমার ছোট দেওরের বউ ছিল, সেরে টানিয়া পলাইছে, খাদের তলা টানিয়া বাইর করছে, বাইর করে খাদের। एक महिला ने बताया कि उपद्रवी उनके पति को जान से मारने की धमकी देकर गए हैं, इसलिए उनके पति घर से फरार हैं और अब उनके पूरे परिवार की जिंदगी खतरे में है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुनने वाला कोई नहीं है। सेना और पुलिस ने भी मुंह मोड़ लिया है और इसीलिए कट्टरपंथी खुलकर ये हमले कर रहे हैं। और हालात इस कदर खराब हैं कि महिलाएं और बच्चे घरों के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं। हिंदू परिवार बांग्लादेश सरकार से बॉर्डर खोलने की गुहार लगा रहे हैं ताकि वो अपने बीवी बच्चों के साथ पलायन कर सके। हिंदू परिवारों का कहना है कि अगर वो बाहर निकलेंगे तो उनकी भी हत्या की जा सकती है, क्योंकि सड़कों पर उपद्रवी फैले हुए हैं। वहीं बांग्लादेश में नौकरी करने वाले रांची के आशीष पाल उपद्रवियों के चंगुल में फंस गए। ढाका में वो एक बस में सफर कर रहे थे और तभी उपद्रवियों ने बस पर हमला बोल दिया। और रांची के रहने वाले आशीष पाल को बुरी तरह मारा पीटा, लेकिन आशीष की जान किसी तरह बच गई और वापस हिंदुस्तान लौट आए। इतना भयंकर आवाज हुआ, लाठी डंडा भाला तलवार लेकर के 4 से 5 हजार की संख्या, जहाँ तक हमको लगता है अंदाजन, माने जिधर देखे खाली आदमी ही आदमी। आशीष पाल साल 2020 में बांग्लादेश गए थे और तभी से ढाका की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे थे, लेकिन आशीष के साथ जो घटना घटी उसके बाद से वो बुरी तरह डरे सहमे हैं। महसूस तो सर हम ये कर रहे थे कि हे भगवान हमको बचा लो। डरे हुए बहुत ज्यादा हम लोग थे, इतना डरे हुए थे कि बयान नहीं कर सकता हूँ आपसे। आशीष ने बताया कि शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद हिंदुओं की शामत आ गई और उन्हें ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया जा रहा है। वहीं हिंदुओं पर अत्याचार की रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर भी सामने आई। चट्टोग्राम जिले में कट्टरपंथियों ने एक हिंदू के घर में आग लगा दी और पूरे के पूरे घर को फूंक डाला। वहीं आग लगाए जाने के बाद पूरा का पूरा घर धू धू कर जलता दिखाई दिया। वहां चीख पुकार मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आग को बुझा पाना मुमकिन नहीं था, इसलिए पूरा का पूरा घर पीड़ित हिंदुओं की आंखों के सामने ही जलकर राख हो गया। इस दौरान हिंदुओं पर फायरिंग भी की गई, जिसके बाद हिंदू अपने जलते घरों को छोड़कर कहीं भाग गए। कुछ ही देर में पूरा का पूरा घर जलकर राख हो गया। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से ही हिंदुओं को मारा पीटा और लूटा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हिंदुओं पर केवल कट्टरपंथी ही हमले नहीं कर रहे, बल्कि हिंदुओं का विरोध एक आंदोलन बनता जा रहा है और इस हमले को कोई भी लीडरशिप कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि ये कई सालों से चल रहा है। चूंकि प्रदर्शन के आड़ में प्रदर्शनकारी लूटपाट मचा रहे हैं और इसीलिए लोगों के मन में डर का माहौल है। कुछ लोग तो अपने अपने घरों के बाहर रहकर अपने घर की रखवाली कर रहे हैं, ताकि कोई भी उपद्रवी उनके घर के अंदर घुसकर लूटपाट ना मचा सके। ढाका से सामने आए एक वीडियो में कुछ लोग लाठी डंडा लेकर सड़कों पर दिखाई दिए और घर के बाहर रहकर अपने घरों की सुरक्षा की, क्योंकि तख्ता पलट के बाद ना तो सेना लोगों की मदद कर रही है और ना ही पुलिस, इसलिए लोग खुद अपने घर को लूटने से बचाने के लिए आगे आ गए। वहीं ढाका से ही एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें जमात इस्लामी संगठन से जुड़े लोगों ने शेख हसीना सरकार के पतन की खुशी में जेसोर शहर में एक जुलूस निकाला। इस दौरान जुलूस में शामिल लोग मजहबी नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। वहीं बांग्लादेश में जारी बवाल के बीच बंगाल से जुड़ी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश से पलायन करके सैकड़ों हिंदू परिवार बंगाल के जलपाईगुड़ी पहुंच रहे हैं, जहां बीएसएफ अब उन्हें रोक रही है। और जो तस्वीरें सामने आई उसमें बड़ी संख्या में लोग बॉर्डर पार करने की कोशिश करते दिखे, लेकिन वहां पहले से चौकन्ना बीएसएफ जवानों ने उन्हें बॉर्डर पार करने नहीं दिया।
किया? आज तो पीसफुल है, कल थोड़ा सा उन लोग उत्तेजित होकर वो घुसने की कोशिश किया, लेकिन यह हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उनको समझा कर उधर वापस कर दिया। ग्रामीणों ने आशंका जताई कि बांग्लादेश से आए लोग बड़ी संख्या में हैं, इसलिए वो हंगामा भी कर सकते हैं। हाँ, हम लोग तो टेंशन में है क्योंकि बॉर्डर नजदीक है, इधर फेंसिंग नहीं है, इसलिए कहीं भी वो लोग घुस सकता है इधर हम लोग का गांव में। बताया जा रहा है कि जलपाईगुड़ी बॉर्डर पर करीब 2 से 4 हजार लोग हैं, इसलिए जहां फेंसिंग नहीं है वहां से वो अंदर घुसने की कोशिश जरूर करेंगे। बीएसएफ लोग इस बॉर्डर में कड़ा से कड़ा नजरदारी कर रहा है। हर इधर में जो स्टेट पुलिस है वो भी नजरदारी चला रहा है। अभी तक उस बांग्लादेशी कर्ज जो बहु बांग्लादेशी लोग आने का इरादा किया, उन लोगों को अभी हटा दिया गया है, लेकिन बीएसएफ का नजरदारी और भी बढ़ाया गया है ये बॉर्डर एरिया में। बांग्लादेश में जारी हिंसक प्रदर्शन के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने ऐसा बयान दिया जिस पर अब फिर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी का जिक्र करते हुए भारत की तुलना बांग्लादेश से कर डाली और कहा कि बांग्लादेश जैसी परिस्थितियां कुछ भारत में भी बननी शुरू हो गई हैं। ये जो बेरोजगारी है वो बहुत बढ़ चुका है आर्थिक विकास के बावजूद। मतलब वहाँ की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में काफी एक कंपैरिजन कर सकते हो। मणिशंकर अय्यर ने अपना बयान IANS को दिए इंटरव्यू में दिया। अपने इंटरव्यू में अय्यर ने चुनाव की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि लोगों के मन में चुनावों की निष्पक्षता को लेकर शक पैदा होने लगा है, इसलिए हमें पड़ोसी देश से सीख लेते हुए सावधान रहने की जरूरत है। कोई 79 सीट्स पर जो फर्क आया है, जो पहले बताया गया था कि वोट डाले गए हैं और अब जो कि गणन करके कहते हैं कि इतने वोट बढ़े, तो ऐसे परिस्थिति में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा कि शक पैदा हुआ। मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और कांग्रेस पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया। राहुल गांधी को लगता है कि भारत से कोई ममत्व ही नहीं रह गया है। वो चाहते हैं कि भारत में गृह युद्ध हो, इसीलिए पहले उन्होंने एक पट्टा को छोड़ा, सलमान खुर्शीद को, अब मणिशंकर अय्यर को। ये सारे लोग इकट्ठे होकर के भारत में भड़काने का काम कर रहे हैं। एक तरफ जहां बांग्लादेश में हिंसा जारी है और हिंदू परिवारों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, वहीं भारत में इस पर अब सियासत बढ़ती जा रही है और अब बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर भारत में पोस्टर वॉर भी शुरू हो गई है। क्योंकि यूपी की राजधानी लखनऊ में बीजेपी की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर विपक्ष पर हमला किया गया। ये पोस्टर बीजेपी के प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्रा की ओर से लगाया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये लखनऊ का समतामूलक चौराहा है जहां पर ये पूरा पोस्टर लगाया गया है और बीजेपी के प्रदेश मंत्री हैं अभिजात मिश्रा, उनकी तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं का जो पूरा चेहरा है वो भी पोस्टर में दर्शाया गया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष के रवैये से काफी नाराज नजर आए। उन्होंने सदन में विपक्ष के व्यवहार पर आपत्ति जताई और कहा कि विपक्ष रोज रोज मेरा अपमान कर रहा है और फिर कुर्सी छोड़कर वो राज्यसभा से चले गए। मैं कुछ समय के लिए यहाँ बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा। दरअसल विनेश फोगाट के मुद्दे पर राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ ने इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बाद टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन जोर जोर से बोलने लगे तो सभापति ने उन्हें वार्निंग दी। मुझे हाउस का समर्थन जितना चाहिए उतना नहीं मिला है। मैंने प्रयास में कोई कमी नहीं की। डोंट लाफ एट इट मिस्टर जयराम। जी न्यूज़।